नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। डेयरी प्रणाली के कारण बढ़ी ग्रामीण संपन्नता। पिछले दिनों में 100 रुपए क्विंटल चढ़ा आलू का भाव। भारत बना दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश और हल्दी की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं किसान। अब समाचार विस्तार से। छोटे दुग्ध उत्पादकों पर आधारित डेयरी प्रणाली एशिया के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण संपन्नता बढ़ाने के लिए प्रभावशाली जरिया साबित हुआ है। कई एशियाई देशों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घट रहा है, लेकिन कृषि में लगे लोगों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पशुपालन विभाग के अनुसार कामधेनु योजनाओं के तहत डेयरी शुरू करने के लिए 100 और 50 दुधारू पशुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 65 यूनिट लगाई जा चुकी है। 100 दुधारू पशुओं की कामधेनु योजना 1.2 करोड़ की है, जिनमें से 90 लाख रुपए का बैंक लोन मिलता है। इसका 5 वर्ष तक ब्याज विभाग अदा करता है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से सघन मिनी डेयरी परियोजना और महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है। यूपी में सालाना 617 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता है, जिनमें 50% दूध घरों में इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी सहकारी समितियों, प्राइवेट दूध कंपनियों और दूध के व्यापारियों के हाथ खरीदा बेचा जाता है। लगातार गिरावट का सामना करने वाले आलू की कीमतों में सरकारी दखल के बाद पिछले कुछ दिनों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। आलू कारोबारियों के मुताबिक शीत भंडारों में ताजा लदान के बाद आलू की कीमतें बढ़कर 450 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गईं, जो 320 से 340 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई थीं। अभी तक लगभग 12 करोड़ बोरे या लगभग 62 लाख टन आलूओं का लदान शीत भंडारों में हो चुका है। बीते साल शीत भंडारों में लगभग 10.5 करोड़ बोरे या 55 लाख टन आलूओं का भंडारण हुआ था। इस साल शीत भंडारों की क्षमता में 12 से 13% का इजाफा हुआ है। हालांकि शीत भंडारों की करीब 2 करोड़ बोरे खुले में ही पड़े हुए हैं। सरकार ने बंद पड़े शीत भंडारों को खुलवाने के लिए दखल दिया है। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन जैसी समस्याएं जुड़ी हुई थीं, जिन्हें हाल में ही दोबारा जोड़ा गया है। इससे आलू के भंडारण के लिए इस साल जगह में इजाफा हुआ है। हालांकि कीमतों में गिरावट के कारण आलू किसानों को घाटा सहना पड़ रहा है। 500 रुपए प्रति क्विंटल की उत्पादन लागत की तुलना में किसानों को एक सप्ताह पहले तक 350 से 360 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे थे। मछली पालन एक बड़ा उद्योग बन चुका है। भारत लगभग 65.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन के साथ ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10,61,372 हेक्टेयर जमीन पर मछली पालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश ने मछली पालन उद्योग में तेजी से प्रगति की है। यहाँ पहले सालाना उत्पादन 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 2605 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश में मछली उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये पैदावार 2.3 लाख हेक्टेयर पानी के स्रोतों से हासिल हुई है, जो कि प्रदेश के कुल स्रोतों का सिर्फ 54% है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार अगर 100% संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए तो उत्पादन दोगुना किया जा सकता है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऊंची छलांग लगा सकती है। साथ ही देश की जीडीपी में 1.07% और खेती किसानी में 5.34% योगदान करने वाला मछली पालन उद्योग और भी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो देश में मत्स्य पालन उद्योग की दशा और दिशा पर पैनी निगाह रखता है। हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटियार दोमट मृदा में सफलतापूर्वक की जाती है,
जल निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए। यदि जमीन थोड़ी अम्लीय है तो उसमें हल्दी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती हेतु भूमि की अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर होती है, जिससे जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक है। हल्दी की खेती हेतु पोटाश का बहुत महत्व है। मसाले वाली किस्म पूना, सोनिया, गौतम, रशिम, सुरोमा, रोमा, कृष्णा, गिंटूर, मेघा, सुकर्ण, सुगंधन तथा CO1 आदि प्रमुख जातियां हैं, जिनका चुनाव किसान कर सकते हैं। जमीन अच्छी तरह से तैयार करने के बाद 5 से 7 मीटर लंबी तथा 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाकर 30 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हुए 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर गांठी कंदों को लगाना चाहिए। इस तरह से हल्दी लगाने से 12 से 15 क्विंटल हेक्टेयर गांठों की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश के प्रमुख मंडी के ताजा मंडी भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1610 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1640 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती की मंडी में 1650 और वाराणसी की मंडी में गेहूं का भाव 1620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2100 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2130, बस्ती में 1970 और वाराणसी में चावल का भाव 2050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चने की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में चना 3585, इलाहाबाद 3420, बस्ती में 3400 और वाराणसी की मंडी में चने का भाव 3480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में सरसों 3340, इलाहाबाद 3400, बस्ती में 3065 और वाराणसी की मंडी में सरसों का भाव 3150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 1030 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1150, बस्ती में 1200 और वाराणसी में टमाटर 1080 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1725 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1610, बस्ती में 1660 और वाराणसी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। बैगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैगन 1050, इलाहाबाद 1150, बस्ती 1200 और वाराणसी की मंडी में बैगन का भाव 1085 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर आलू के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 640 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 750, बस्ती में 630 और वाराणसी की मंडी में आलू का भाव 675 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर गुड़ के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में गुड़ का भाव 2950 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3050, बस्ती में 3000 और वाराणसी की मंडी में गुड़ का भाव 3140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में पपीते के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में पपीता 1870 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1940, बस्ती में 1980 और वाराणसी में पपीते के औसत भाव 2050 रुपए प्रति क्विंटल रहे। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, मौसम के मिजाज देख रहे हैं आप। हमारे किसान भाइयों का काफी नुकसान हुआ। अगर आपने खेती के साथ मत्स्य पालन किया होता तो निश्चित तौर पर यह नुकसान इतना नहीं होता। ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर विजय शंकर चौरसिया, सहायक निदेशक मत्स्य विभाग इटावा से। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई खेती के साथ में मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से करें? मत्स्य पालन के लिए आपको सबसे पहले ऐसी जमीन तलाशनी होगी जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी के साधन मौजूद हो, जैसे नहर है, कोई झील है या बहुत बड़ा कोई तालाब का एरिया हो, या लो लाइन ऐसा क्षेत्र जहां पर बरसात में पानी जमा होता हो। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नहर के पास का क्षेत्र हो या तो फिर कहीं तालाब पहले से हो या पानी जहां इकट्ठा होता हो बरसात का। मान लीजिए बरसात ज्यादा नहीं होती है, मान लीजिए नहर के पास हमारी जमीन नहीं है, तो क्या किसान भाई मत्स्य पालन शुरू नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन मत्स्य पालन जैसे आपको अगर बड़ी मछली पैदा करके बेचनी है कि उसको 1 किलो या उससे ऊपर ले जानी है, तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने पानी तालाब में मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपके पास वैकल्पिक साधन के बलबूते पर आप मछली पालन का काम करना चाहेंगे तो वो बहुत महंगा व्यवसाय हो सकता है। जी जी जी। इसके लिए आपको ऐसा, जहाँ पे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे और कोई साधन नहीं है, बोरवेल के आधार पर ही आप मछली पालन का काम करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सुविधा थोड़ी सी बढ़ जाएगी और लागत इसमें कम आ जाएगी। बस सिर्फ इतना अंतर समझ में आया। डॉक्टर साहब, आपने मत्स्य पालन की बात की, तो मत्स्य पालन में जो बीज होती है, मत्स्य बीज, इसकी व्यवस्था हमारे किसान भाई कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, मत्स्य बीज उत्पादन जो है आज कल हमारे प्रदेश में बहुत पर्याप्त मात्रा में हो रहा है और 6 प्रकार की जो मछलियां पालन वाली हैं उनके बीज सभी जगहों पे, राजकीय क्षेत्र में जहां हैचरी है वहां पे, और हमारे पूरे प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत से लोगों ने हैचरी लगा रखी है जहां पे मत्स्य बीज सुगमता से उपलब्ध होता है। डॉक्टर, मत्स्य बीज तो उपलब्ध हो जाएगा प्राइवेट हैचरी से या जो है सरकारी जगह से। जी। अगर प्रजातियों की बात करें, क्योंकि किसान अगर हमारे अच्छा बीज ले लेंगे तो निश्चित तौर पर उत्पादन भी अच्छा होगा, तो उसमें प्रजातियां कौन कौन सी अच्छी हो सकती हैं?
6 प्रजातियां जो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि तालाबों में पालना चाहिए, वो रिकमेंडेशन इस आधार पे होता है कि उनके फूड नेचर पे होता है, जिस प्रकार का वो खाना खाती हैं। तो एक हो गया बॉटम का, नीचे की तली में रहने वाली मछली, मध्य में रहने वाली मछली और ऊपर की सतह में रहने वाली मछली। तो उसके आधार पर 6 प्रकार की मछलियां हैं। ऊपर की सतह में जो रहती है वो है सिल्वर कार्प, और हमारी इंडियन मेजर कार्प में है कतला, मध्य में रहती है रोहू और ग्रास कार्प, और नीचे में रहती है नैन बोलते हैं, और एक दूसरी है कॉमन कार्प। ये 6 स्पीसीज हैं जिनको हम पालन में प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं आहार व्यवस्था, क्योंकि जैसा आहार होगा उसी हिसाब से मछलियों की बढ़वार होगी। बिल्कुल। तो आहार व्यवस्था कैसे रख सकते हैं? आहार सामान्यतः जो हमारा किसान जो मछली पालक है वो आहार के रूप में सरसों की खली और राइस पॉलिश, ये 2 मेन कंपोनेंट हैं जिनको यूज करते हैं। लेकिन आजकल बाजार में कई तरह के मछली के आहार उपलब्ध हो गए हैं, जिनमें एक मिक्सचर रूप में उसमें मछली का चूरा है, अंडे का चूरा है, अंडे के जो ऊपर का छिलका होता है उसका चूरा होता है, और मक्के का आटा है, राइस फ्लोर है, सब मिला करके वो मिक्स एक मिनरल विटामिन मिला करके एक मिक्स फूड तैयार करते हैं, और वो कमर्शियली अवेलेबल है बाजार में। इसके अलावा फ्लोटिंग फीड है, जैसे आप उसको फेंक दीजिए फीड अगर, तो वो पानी में तैरता है। वो इसलिए अब लाया गया कि जिससे ज्यादा से ज्यादा मछली उसको खा ले और नुकसान ना हो। तली में अगर बैठता है तो वो नुकसान होता है, मतलब नीचे जाकर कहीं ना कहीं सड़ सकता है। इसलिए अब फ्लोटिंग फीड का कंसेप्ट आ गया कि फ्लोटिंग फीड ही अब मछलियों को खिलाया जाए। डॉक्टर साहब, आपने 3 तरह की मछली बताई थी, जो सबसे ऊपर रहती है, उसके बाद फिर जो मध्यम जगह में रहती है, उसके बाद फिर जो नीचे रहती है। तो क्या तीनों ही तरह की मछलियों के लिए ये आहार व्यवस्था उपयुक्त है? हाँ, ये आहार व्यवस्था तीनों के लिए। इसमें इसलिए है कि जो फ्लोटिंग फीड है वो मैक्सिमम जो ऊपर की तली की मछली वो खाएगी, ऊपर की तली में जो रहती है। उसके बाद जब कुछ देर बाद सोक करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, और जो लेफ्ट ओवर है बचेगा वो अल्टीमेट बॉटम में जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसके अलावा जो बॉटम की मछली नीचे रहती है वो कोई भी चीज, मिट्टी के अंदर कोई भी सड़ी गली चीज है, मिट्टी के अंदर केचुए हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े किसी तरह के हैं, वो मिट्टी को हमेशा मुंह चलाती रहती है, खोदती रहती है, और उससे जो भी आहार मिलता है वो खाती रहती है। डॉक्टर साहब, मिट्टी को खोद करके अगर मछली खा रही है तो मृदा की बात करना जरूरी हो जाता है। तो मृदा कैसी होनी चाहिए तालाब के अंदर की? तालाब के अंदर की मृदा, एक तो उसका पीएच, एक पीएच फैक्टर होता है, वो 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर आपके मिट्टी का पीएच 6.5 से 7 के बीच है तो पानी का पीएच आपका 8, 8.5 रहेगा। लेकिन अगर पीएच ज्यादा हो गया तो वो पीएच जो है, पीएच मान फिर पानी का 9 के ऊपर चला जाएगा, जो मछलियों के लिए बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं, सही नहीं। मतलब मछलियां जो है जीवित नहीं रहेंगी, फूड कम कर देंगी, ग्रोथ नहीं होगी, इस तरह की दिक्कत उसमें पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि जो तालाब हमारे किसान भाई नए डालना चाहते हैं, मत्स्य पालन करना चाहते हैं, लेकिन जो किसान भाई हमारे मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? उनके लिए सुझाव देना चाहेंगे कि जब आपका दिसंबर जनवरी का महीना, आपका तालाब जब आप मछली से उसको खाली कर रहे हैं, तालाब को कोशिश करें कि साल में एक बार जरूर सुखाएं। सुखाने के बाद जो ऊपर की मिट्टी है करीब 6 इंच, आपको देखेंगे जब सुखा देंगे तो मिट्टी फट जाती है बीच से। उस 6 इंच मिट्टी को आप उठा करके बाहर कहीं भी अपने खेती में यूज कर लीजिए। वो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है, उर्वरा शक्ति से भरपूर रहती है। उसका फायदा ये होता है कि उसमें जितनी भी गैसें हैं और जितने भी अनवांटेड चीजें वो निकल जाती हैं। फिर आप उसमें पानी भरने का काम करिए। पानी कम से कम उसमें आप 1.5 मीटर पानी भरिए। 1.5 मीटर पानी भरने के बाद आप कोशिश करिए भरते समय जाल लगाइए, यथासंभव 60 मेष या 80 मेष साइज का जाल लगाइए, जाल से पानी लीजिए। अगर आप बोरवेल का पानी यूज कर रहे हैं तो जाल लगाने की उसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें अनवांटेड चीजें नहीं रहती। लेकिन बोरवेल में एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है आयरन का। आयरन की मात्रा कभी बोरवेल में ज्यादा हुई तो मछलियों के लिए दिक्कत पैदा नुकसान हो सकता है। तो आप जब भी किसान भाई बोरवेल पानी यूज करें तो ऐसा करें कि तालाब के चारों तरफ एक नाली बना लें घुमा करके, और पानी को एक साइड से घुमाते हुए दूसरे साइड से नाली से ले आएं। उससे क्या होता है कि पानी का जब तक निकलता है बोरवेल से और नाली में जब खुले में बहता है तो उसकी जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड में चेंज होती है और वो सेटल हो जाता है।
तो इसलिए डॉक्टर साहब, हमारे ज्यादातर किसान भाई मोटा मोटा काम करते हैं कि तालाबों में चूना डाल देते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, चूना डालने से क्या कुछ फायदा होता है या नुकसान होता है? चूना डालने से फायदा है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि पीएच अगर 7 से 7.5 रहेगा, उसमें आपको चूने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब पीएच 8.5 या 9 से ऊपर जाएगा तब बिल्कुल चूना नुकसानदायक होता है। पीएच बढ़ाने का काम चूना करता है। जब आप मछली पालते हैं या कोई जीव तालाब के अंदर होता है तो उससे क्या होता है कि उसकी पीएच धीरे धीरे घटती है तालाब की। और उस पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको चूने डालने की आवश्यकता पड़ती है। और मतलब कहीं ना कहीं अगर तालाब काफी समय से है तो भी चूना डाल करके आप पीएच उसका मेंटेन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तालाबों में कई बार क्या होता है कि मछली जो है अच्छी पल रही है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ मछलियां जो है ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं जो मर गई हैं। जी। तो इन मछलियों को कैसे हटा सकते हैं? मछली अगर मर गई है तो आप तालाब के अंदर उतरिए, उसको जाल से पकड़ के हटाइए और पहले एग्जामिन करिए कि वो मछली किस कारण से मरी। आप देख सकते हैं कि मछली जब देखेंगे उसके शरीर पर हो सकता है कोई चकत्ता का निशान हो, कोई घाव का निशान हो। अगर चकत्ते का निशान राउंड शेप में, अगर गोल शेप में है और तो ये समझ लीजिए कि उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। मतलब मछलियों में भी बीमारियां होती हैं? बिल्कुल, मछलियों में भी बीमारी होती है। उनका भी इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है, इन्वायरमेंट उनका तालाब है, तालाब का पानी है, अगर वो सही नहीं है तो मछलियों में भी रोग लगता है। और ये जाड़े में ज्यादातर प्रभावी होता है। जी। तो डॉक्टर साहब, मछलियों में रोग लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसका स्वास्थ्य का परीक्षण हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? किसान भाई को हम हमेशा सलाह देते हैं कि जब भी आप मछली पालन का काम करें, मछली का बच्चा डालने के बाद प्रत्येक 15 दिन में आप तालाब में जाल चलाएं। जाल चलाने से एक होगा, मछलियों का मूवमेंट बढ़ेगा तालाब में। दूसरा ये होगा कि आप जाल चलाएंगे तो बॉटम जो तालाब का तली है वो डिस्टर्ब होगा। और इससे क्या होता है कि फिर आप मछली जाल से पकड़ेंगे तो आप अपनी मछली को देख सकते हैं कि जो खाना मछली को आप खिला रहे हैं, मछली उस अनुपात में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। नंबर 1 बात। नंबर 2, मछली को आप फिजिकली देख सकते हैं कि उसमें कोई घाव तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है। तो उससे आप निरीक्षण करके फिर आप उसको आगे उसका कोई भी ट्रीटमेंट है तो कर सकते हैं। डॉक्टर, मछली में अगर जाल चलाएंगे तो मछली कहीं ना कहीं फंस के बाहर नहीं निकल आएगी, तो छोटी मछली बाहर निकल आएगी? नहीं, तो आपको उस साइज का जाल लेना पड़ेगा। जैसे हाँ, बिल्कुल छोटा सा जाल लेकर के। हाँ, जैसे स्टार्ट करिए मच्छरदानी जाल से और जैसे जैसे मछली का साइज बढ़ता जाए वैसे मेश साइज बढ़ाते जाइए, इस तरह का जाल प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।